अध्याय 1901 स्वर्ण नगरी में प्रवेश। इसके अलावा ये भी संभावना है कि वह मुझसे नाराज हो और मुझे मारना चाहे। मान लीजिए कि अजाक्स ने स्वर्ण नगरी का उपयोग करके स्वर्गीय पशुलोक के आरोही साधक से संपर्क करने का तरीका खोज लिया और वह आरोही साधक एवलिन का रक्त संबंधी था। बिना किसी संदेह के वह विशेष साधक आसानी से यह पता लगा सकता था कि अजाक्स ने एवलिन को मार डाला, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे एवलिन के अलावा कोई अन्य व्यक्ति गोल्डन सिटी का उपयोग कर सकता था। क्या आरोही साधक अब भी अजाक्स के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करना चाहेगा? इसके अलावा यदि उस विशेष साधक का एवलिन के साथ संबंध बहुत करीबी था तो वह अजाक्स को मारने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ कर सकता था। इसलिए अजाक्स ने सोचा कि यदि गोल्डन सिटी में चीजें उसकी योजना के अनुसार नहीं हुई तो वह अपने दो नए अधीनस्थों की मदद ले सकता है। चलो देखते हैं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए अजाक्स अपने दो नए अधीनस्थों के आने की प्रतीक्षा करते हुए गोल्डन सिटी की ओर उड़ चला। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि ये दो नए शासक अधीनस्थ मिलकर उसे मारने का काम करेंगे। तैरते द्वीप की आत्मा के अनुसार दो शासकों के आत्मसमर्पण को स्वीकार करने के बाद अजाक्स पहले से ही तैरते द्वीप के पृथ्वी और पवन क्षेत्रों का शासक बन चुका था। अतः वर्तमान में उन शासकों की युद्ध क्षमता 20% तक दबा दी गई है और ये दमन तब गायब हो जाएगा जब अजाक्स उनकी पाश्विक चेतना में अपनी आत्मा की छाप छोड़ देगा। एक बार जब अजाक्स की आत्मा की छाप उनकी पाश्विक चेतना में प्रकट होती है तो तैरते द्वीप की आत्मा उन्हें अजाक्स के अधीनस्थ के रूप में स्वीकार कर लेगी तथा उनकी युद्ध क्षमता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी। अल्पविराम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तैरते द्वीप के पवन और पृथ्वी क्षेत्र में दोनों क्षेत्रों के दो शासक रोजलिन और ओबरोन अपने आत्मसमर्पण के संबंध में सबसे युवा शासक अजाक्स के उत्तर की प्रतीक्षा में चिंतित थे। उनके लिए प्रत्येक सेकंड एक दशक के समान बीतता था। क्या मुझे इस सबसे युवा शासक को हराने के लिए अन्य शासकों के साथ गठबंधन करना चाहिए? उसी समय दोनों शासकों के दिमाग में एक ही विचार था। रोजलिन को बधाई, आपके आत्मसमर्पण को सबसे युवा शासक अजाक्स ने स्वीकार कर लिया है। ओबरॉन को बधाई, आपके आत्मसमर्पण को सबसे युवा शासक अजाक्स ने स्वीकार कर लिया है। सबसे कम उम्र के शासक ने आपसे कहा कि आप उससे मिलें और जल्द से जल्द उसका सच्चा अधीनस्थ बनने के लिए अंतिम भाग पूरा करें। हालांकि जैसे ही उन्होंने तैरते द्वीप की आत्मा से बधाई संदेश सुना उनकी चिंताएं गायब हो गईं। उसने हमें अपने पास आने को कहा। बढ़िया। वे अजाक्स द्वारा बुलाए जाने पर शर्मिंदा या अपमानित महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे पहले ही अजाक्स को अपना स्वामी मान चुके थे और उसके साथ अनुबंध करना पहली बात थी जो उन्हें करनी चाहिए थी। इसके अलावा उन्हें तब आश्चर्य हुआ जब उन्हें पता चला कि वे अकेले नहीं थे जिन्होंने अजाक्स के सामने आत्मसमर्पण किया था। उन्होंने अन्य शासकों से पहले ही अजाक्स पर आक्रमण करने का निर्णय लिया था। इसलिए वे इसे लेकर उत्साहित और प्रतिस्पर्धी थे और उन्होंने अनुबंध बनाने के लिए अजाक्स के पास जाने और अन्य शासक से वरिष्ठ बनने का निर्णय लिया। तैरते द्वीप के जल क्षेत्र में पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दो शासकों पवन क्षेत्र के रोजलिन और पृथ्वी क्षेत्र के ओबरॉन ने फ्लोटिंग आइलैंड के सबसे कम उम्र के शासक के सामने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया है। उनके आत्मसमर्पण को सबसे युवा शासक अजाक्स ने स्वीकार कर लिया। सबसे युवा शासक अजाक्स सफलतापूर्वक 4 क्षेत्रों का शासक बन गया है। क्या हो रहा है? वेल्ड वैम्पायर सम्राट मैक्सिमस सबसे युवा शासक अजाक्स द्वारा द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दिए जाने की स्थिति के लिए तैयारी कर रहा था। अचानक तैरते द्वीप की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई और उसने मैक्सिमस को तैरते द्वीप पर हाल ही में घटित हुई घटनाओं के बारे में बताया, जिससे वह सदमे में आ गया। मैक्सिमस पहले से ही अजाक्स के बारे में थोड़ा चिंतित था, जो सदियों से अपने कट्टर दुश्मन एवलिन को हराने में सक्षम था, और अब फ्लोटिंग आइलैंड के 2 अन्य शासकों ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यदि अजाक्स और इन 2 शासकों ने उस पर हमला किया होता तो मैक्सिमस के लिए उनसे जीत पाना संभव नहीं होता। क्या मुझे भी अन्य शासकों की तरह आत्मसमर्पण कर देना चाहिए? चूंकि अजाक्स दूसरे शासक के आत्मसमर्पण को स्वीकार कर रहा था, इसलिए मैक्सिमस को भी लगा कि आत्मसमर्पण करना एक अच्छा विचार है। क्या आप अपनी तुलना इन साधारण शासकों से क्यों करते हैं? अचानक उसके हृदय में पिशाच अहंकार ने कहा कि उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये सही है। ब्रह्मांड की सर्वोच्च जाति होने के नाते मैं किसी मानव के सामने अपना सिर कैसे झुका सकता हूँ? अगर वह कम से कम ड्रैगन जाति का शासक होता तो मैं शायद आत्मसमर्पण कर देता, लेकिन वह तो सिर्फ एक मानव है। ड्रैगन और वैम्पायर ब्रह्मांड की 2 सबसे शक्तिशाली और मजबूत जातियां हैं और उन्हें खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर माना जाता है। रायपुर के पुरुषों का स्टैमिना बढ़ाने का ये ऑफर बड़ा हो रहा है। भारतीय इतिहास की उच्च श्रेणी की 7 रोमानीय रियासतें तो मैक्सिमस, जो वैम्पायर जाति से संबंधित है, को बहुत सारी चीजें खिलाई गई हैं। वैम्पायर सबसे महान होते हैं और एक वैम्पायर को कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाना चाहिए। अंततः मैक्सिमस के हृदय में पिशाच अहंकार विकसित हो जाता है, जो कहता है कि मानव शासक के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय उससे लड़ते हुए मरना बेहतर है। यही तो आत्मा है।
तुम सचमुच प्रोजेनिटर वैम्पायर के वंशज हो। मैक्सिमस को अपने कार्यों में अधिक आत्मविश्वास मिलने के कारण उसके सिर में पिशाच अहंकार ने उसकी प्रशंसा की। मैं प्रोजेनिटर से संपर्क करूंगा और आगामी लड़ाई के लिए कुछ दिव्य वस्तुएं प्राप्त करूंगा। जल्द ही मैक्सिमस ने अजाक्स के खिलाफ लड़ाई की पूरी तैयारी करने का फैसला किया। कुछ समय पहले तक मैक्सिमस के लिए अजाक्स द्वारा कम समय में आक्रमण करने की संभावना बहुत कम थी, तथापि बिना किसी युद्ध के 2 शासकों को अपने अधीनस्थ बना लेने के बाद मैक्सिमस को विश्वास हो गया कि अजाक्स सीधे उसके क्षेत्र में आकर उससे युद्ध करेगा। इस प्रकार मैक्सिमस अपने क्षेत्र में अजाक्स के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए स्वर्गीय पशु क्षेत्र से यथासंभव अधिक से अधिक शक्तिशाली वस्तुएं एकत्र करना चाहता था। अग्नि क्षेत्र में दूसरी ओर अजाक्स ने विजय या उससे संबंधित चीजों के बारे में सोचा भी नहीं। इसके बजाय उसने पूरी तरह से गोल्डन सिटी पर ध्यान केंद्रित किया। स्वूश, ये शहर पहले जैसा ही दिखता है। जल्द ही अजाक्स गोल्डन सिटी पहुंच गया, जिसे उसने एक बार फ्लोटिंग द्वीप की अपनी पिछली यात्रा के दौरान देखा था। हालांकि वह उनका समर्थन करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था और एवलिन के अधीनस्थों ने उसकी तलाश की। आइए जाने कैसे। डिंग, मेजबान एक अर्ध दिव्य शहर में प्रवेश कर चुका है। डिंग, सिस्टम ने शहर में एक पोर्टल का पता लगाया है जो स्वर्गीय पशु क्षेत्र में एक विशेष स्थान से जुड़ता है। अर्ध दिव्य कलाकृति। गोल्डन सिटी विशाल ज्वालामुखियों से घिरा हुआ था जो गोल्डन सिटी से किसी प्रकार का संबंध रखते प्रतीत होते थे, तथा उनमें विस्फोट होने का कोई संकेत नहीं था। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, पूरा शहर सुनहरे रंग का था और दूर से देखने पर भी सुनहरा प्रभामंडल उत्सर्जित करता था। शहर बहुत बड़ा नहीं था। वास्तव में इसका आकार अजाक्स की कल्पना से बहुत दूर था, जो कि एक भव्य शहर था जो स्वर्गीय पशु क्षेत्र के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य कर रहा था। छोटा होने के बावजूद गोल्डन सिटी शानदार दिखता है। दूर से अजाक्स ने गोल्डन सिटी को देखा और गोल्डन सिटी के अंदर की इमारतों को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। गोल्डन सिटी के अंदर प्रत्येक इमारत अद्वितीय है, जो इसे एक आदर्श शाही शहर बनाती है। डिंग, मेजबान एक अर्ध दिव्य शहर में प्रवेश कर चुका है। डिंग, सिस्टम ने शहर में एक पोर्टल का पता लगाया है जो स्वर्गीय पशु क्षेत्र में एक विशेष स्थान से जुड़ता है। जैसे ही अजाक्स ने गोल्डन सिटी में प्रवेश किया, उसे सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ, जिससे उसे सुखद आश्चर्य हुआ। तुम्हें यह मिल गया। ये कहाँ है? स्वर्ण नगरी में प्रवेश करने से पहले अजाक्स को इस बात की चिंता थी कि उसे पूरे स्वर्ण नगरी में कहाँ देखना होगा, ताकि वह स्वर्गीय पशुलोक से आए आरोहित साधक से संवाद कर सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि सिस्टम नोटिफिकेशन के बाद अजाक्स ने राहत की सांस ली और सिस्टम से इसके बारे में पूछा। 1 मिनट रुको, क्या तुम अपग्रेड से नहीं गुजर रहे थे? क्या तुमने इसे पहले ही पूरा कर लिया है? इसी समय अजाक्स को याद आया कि सिस्टम को अपग्रेड के मध्य में होना चाहिए और सिस्टम के अनुसार जब तक अपग्रेड पूरा नहीं हो जाता तब तक वह उसके साथ संवाद नहीं करेगा। इसलिए एजैक्स सिस्टम से इसके बारे में पूछे बिना नहीं रह सका। डिंग, नहीं, मुझे अभी अपना अपग्रेड पूरा करना है। डिंग, चूंकि मुझे स्वर्गीय क्षेत्र से संबंधित एक वस्तु का पता चला है, इसलिए मुझे आपकी सहायता करने के लिए अपना अपग्रेड बीच में ही रोकना होगा। सिस्टम ने उसे बताया कि वह अपग्रेड पूरा होने से पहले ही उसके साथ संवाद करने में कैसे सक्षम हो गई। यद्यपि स्वर्ण नगरी में प्रवेश करना आसान है, फिर भी ये पता लगाना आसान काम नहीं होगा कि स्वर्गीय पशुलोक से आरोहित साधकों के साथ संवाद करने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाए। बगल में प्रकाश गोले ने अजाक्स को सूचित किया और आगे कहा, यदि आप इसकी तलाश शुरू करते हैं तो इसे खोजने में कम से कम 1 वर्ष लगेगा। बेशक, अगर आप चाहें तो मैं तुरंत इसे ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूं। अचानक तैरते द्वीप की आत्मा ने कहा कि उसे अजाक्स की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है। डिंग, कृपया शहर की तीसरी सबसे ऊंची इमारत में प्रवेश करें। डिंग, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भवन के मुख्य हॉल में एक दर्पण है और यह पूरे स्वर्ण नगर का शक्ति स्रोत है तथा स्वर्गीय पार्श्विक क्षेत्र के आरोही साधक से जुड़ने का माध्यम है। हालांकि अजाक्स को सिस्टम से माध्यम के बारे में जानकारी पहले ही मिल चुकी थी, जिससे वह शहर की तीसरी सबसे ऊंची इमारत में उड़ने से पहले प्रकाश के गोले को देखकर मुस्कुराया। स्वूश, बिना समय बर्बाद किए अजाक्स सीधे इमारत में घुस गया और सुनहरे किनारे वाले दर्पण के सामने खड़ा हो गया। तुम्हें कैसे पता चला कि यह दर्पण स्वर्गीय पशुलोक का माध्यम है? अजाक्स के पास तैरते द्वीप की आत्मा अजाक्स की हरकत से चौंक गई और पूछा, मुझे मत बताओ, तुम पहले से ही सुनहरे किनारे वाले दर्पण के बारे में जानते थे? हाँ, तैरते द्वीप की आत्मा के शब्दों के जवाब में अजाक्स ने केवल इतना ही किया कि वह हंसा और अपने मन में सोचने लगा, मुझे नहीं पता था लेकिन अब मैं जान जाऊंगा। सिस्टम, चूंकि आपने अपना अपग्रेड रोक दिया है, क्या आप मेरे सामने रखे स्वर्णधार वाले दर्पण का मूल्यांकन कर सकते हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि तैरते द्वीप की आत्मा को स्वर्णधार वाले दर्पण के बारे में तथा उसका प्रयोग करने के तरीके के बारे में जानकारी थी। हालांकि एजैक्स ने किसी और की जानकारी की अपेक्षा सिस्टम की जानकारी को प्राथमिकता दी।
बेशक अगर सिस्टम ने बीच में ही अपना अपग्रेडेशन बंद नहीं किया होता तो वह फ्लोटिंग आइलैंड की आत्मा पर भरोसा करता। अब जब अजाक्स के पास उसका साथी मौजूद था तो उसके लिए तैरते द्वीप की आत्मा पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं था। डिंग, वस्तु का नाम एक्सचेंज का स्वर्ण दर्पण। शरीर पर होने वाले दाग मिट सकते हैं, बस ऐसा करना शुरू करें। रायपुर के पुरुषों का स्टैमिना बढ़ाने का ये ऑफर बड़ा हो रहा है। आइटम ग्रेड अर्ध दिव्य। प्रभाव, एक कलाकृति जो पृथ्वी क्षेत्र के किसी व्यक्ति को स्वर्गीय पशु क्षेत्र के किसी विशेष साधक के साथ प्रति सक्रियण एक वस्तु का आदान प्रदान करने की अनुमति देती है। पृथ्वी क्षेत्र साधक कोई नहीं, पिछला साधक मर चुका है। स्वर्गीय पशु क्षेत्र साधक अज्ञात, मेजबान को इसे स्वयं खोजना होगा। जानकारी, साधक को दर्पण को सक्रिय करने के लिए दर्पण में अपना प्रकृति सार डालना पड़ता है। प्रकृति सार की मात्रा साधक के प्रकृति सार की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अधिक जानकारी, एक बार दर्पण सक्रिय हो जाने पर यह साधक को दूसरी तरफ के साधक से संवाद करने देता है। नोट, संचार की अवधि सीमित है और एक बार वह समय समाप्त हो जाने पर साधक को सक्रिय होने के लिए एक बार फिर से प्रकृति का सार डालना होगा। जल्द ही सिस्टम ने अजाक्स को गोल्डन एज्ड मिरर के बारे में अपने डेटाबेस में मौजूद पूरी जानकारी दिखा दी। दिलचस्प, स्वर्णधार वाले दर्पण के बारे में पूरी जानकारी पढ़ने के बाद अजाक्स को लगा कि यह एक दिलचस्प वस्तु है। इससे दोनों लोगों के साधक एक चीज का आदान प्रदान कर सकते थे हर बार जब वे स्वर्णधार वाले दर्पण को सक्रिय करते थे। तो जाहिर है ये दिलचस्प था, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि जो व्यक्ति पहले ही स्वर्ग में जा चुका है वह किस प्रकार की चीजें चाहेगा। अजाक्स को लगा कि एक आरोही साधक के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करना आसान बात नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी क्षेत्र में सब कुछ उनकी नज़रों में कचरा बन चुका था। खैर, पहले आइए जाने कि जब वह एवलिन के अलावा किसी और को इस गोल्डन मिरर ऑफ एक्सचेंज को सक्रिय करते हुए देखेगा तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। इस विचार को ध्यान में रखते हुए अजाक्स ने प्रकृति के अपने दिव्य सार को विनिमय के स्वर्ण दर्पण में डालना शुरू कर दिया। स्वूश स्वूश, डिंग, मेजबान ने प्रकृति के दिव्य सार की 10,000 इकाइयों को इंजेक्ट किया है। डिंग, मेजबान ने प्रकृति के दिव्य सार की 10,000 इकाइयों को इंजेक्ट किया है। कुछ ही सेकंड में एक्सचेंज के स्वर्ण दर्पण ने प्रकृति के दिव्य सार की 20,000 इकाइयों को अवशोषित कर लिया, जिससे अजाक्स थोड़ा हैरान हो गया। हालांकि उन्होंने प्रकृति के दिव्य सार की अधिक इकाइयां डालना जारी रखा और जब मात्रा 100,000 इकाइयों तक पहुंच गई तो विनिमय का स्वर्ण दर्पण अंततः चमक उठा। ईगल मैन, जब अजाक्स ने एक्सचेंज के स्वर्ण दर्पण को चमकते देखा तो उसे पता चल गया कि यह सक्रिय हो रहा है। हालांकि जब उसने स्वर्ण दर्पण में डाले गए प्रकृति के दिव्य सार की मात्रा की जांच की तो वह चौंक गया। केवल एक्सचेंज के स्वर्ण दर्पण को सक्रिय करने के लिए प्रकृति के दिव्य सार की 100,000 इकाइयों की आवश्यकता है। यद्यपि विनिमय का स्वर्ण दर्पण एक अर्धदैवीय श्रेणी की कलाकृति हो सकती है, तथापि प्रकृति के दिव्य सार की 100,000 इकाइयां थोड़ी अधिक थीं। ये प्रकृति के सामान्य सार की 1,00,000 इकाइयां नहीं थीं, बल्कि प्रकृति का दिव्य सार था। अजाक्स ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि एवलिन को एक्सचेंज के इस स्वर्णिम दर्पण को सक्रिय करने में कितना समय लगा होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रकृति के दिव्य सार की एक इकाई प्रकृति के सामान्य सार की अरबों इकाइयों के बराबर थी और अजाक्स जानता था कि एवलिन की प्रकृति के दिव्य सार तक पहुंच नहीं थी। इससे अजाक्स ये बता सकता था कि एवलिन के लिए एक्सचेंज के स्वर्ण दर्पण को बार बार सक्रिय करना आसान नहीं था, क्योंकि इसे सक्रिय करने के लिए प्रकृति के सार की इतनी बड़ी आवश्यकता थी। स्वूश, उसके विचारों के बीच स्वर्ण दर्पण चमकना बंद हो गया और सामान्य हो गया। हालांकि इस बार दर्पण के अंदर कोई था। वह एक मानव था जिसके शरीर पर गरुड़ की चोंच थी और उसके शरीर के चारों ओर एक दिव्य प्राणी जैसा प्रभामंडल था। आप कौन हैं? एवलिन कहाँ है? जैसे ही उसने अजाक्स को देखा, दर्पण में दिख रहे चील चोंच वाले आदमी ने भौहें सिकोड़ ली और अजाक्स से एवलिन के बारे में पूछा। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? चूंकि हमारे पास सीमित समय है तो चलिए व्यापार की बात करते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यद्यपि अजाक्स ये कहने से नहीं डरता था कि उसने एवलिन को मार दिया है, फिर भी अजाक्स उस बाज चोंच वाले आदमी से दिव्य फल प्राप्त करना चाहता था। इस प्रकार उन्होंने विषय को मोड़ने का प्रयास किया और उस व्यक्ति से व्यापार के बारे में बात करने को कहा। क्या काम? मैं अजनबियों के साथ चीज़ों का आदान प्रदान नहीं करता। ईगल मैन ने अजाक्स का मजाक उड़ाया और कहा, यदि आप व्यापार के बारे में बात करना चाहते हैं तो एवलिन से आपका प्रवक्ता बनने के लिए कहें। आप चाहते हैं कि एवलिन हमारे लिए मध्यस्थ बने। अजाक्स की भौहें तन गईं, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ईगल मैन अपने जवाबों में इतना शांत और संयमित होगा। जब तक वह मर नहीं जाता। चलो, हमारी बातचीत जारी नहीं रहेगी। ईगल मैन ने अजाक्स की भौहें चढ़ी देखी और अप्रत्यक्ष रूप से एवलिन के जीवन और मृत्यु की पुष्टि करने के लिए कहा। क्या उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि मैंने उसे मार दिया है?
अंदर ही अंदर अजाक्स को लगा कि ईगल मैन को पहले ही सब पता चल चुका है और यही एकमात्र कारण था कि ईगल मैन एवलिन के जीवन और मृत्यु के बारे में पूछ रहा था। एक क्षण रुकिए। उसके पास सुनहरी चोंच थी और यद्यपि एवलिन अपने सुनहरे पंखों को छोड़कर पूरी तरह से मानव जैसा दिखता था, वह एक सुसंस्कृत ईगल प्रकार का आत्मिक जानवर था। जल्द ही अजाक्स ने सोचा, इसका मतलब है कि दर्पण में दिखने वाले आदमी का एवलिन के साथ खून का रिश्ता है। ईगल मैन एवलिन के जीवन और मृत्यु के बारे में शांत और संयमित था क्योंकि वह चाहता था कि अजाक्स ये सोचे कि उसका एवलिन से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अजाक्स को पहले ही पता चल गया था कि दर्पण में दिख रहा ईगल मैन और एवलिन का रक्त संबंध था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, आप एवलिन से किस प्रकार संबंधित हैं? अजाक्स ने यह उत्तर नहीं दिया कि ईगल मैन सुनना चाहता था, इसके बजाय उसने एवलिन के साथ अपने रिश्ते के बारे में पूछा। उद्धरण। जब उसने अजाक्स का प्रश्न सुना तो ईगल मैन कुछ क्षण के लिए चुप हो गया और फिर उत्तर दिया, वह तो मेरी गोल्डन ईगल रेस का एक सदस्य था। चलो बातचीत पूरी करते हैं और मैं तुम्हें बताता हूं कि एवलिन के साथ क्या हुआ। यद्यपि अजाक्स को ईगल मैन से जवाब मिला, लेकिन वह उससे संतुष्ट नहीं था। इसके अलावा अजाक्स जानता था कि एक बार जब उसने ये तथ्य उजागर कर दिया कि उसने एवलिन को मार दिया है, तो ईगल मैन फिर कभी शांत और संयमित नहीं रह सकेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अजाक्स के साथ कुछ भी आदान प्रदान नहीं करना चाहता था। इस प्रकार अजाक्स ने कहा कि ईगल मैन को जो जानकारी चाहिए उसे देने से पहले उन्हें आदान प्रदान पूरा कर लेना चाहिए। उद्धरण। ईगल मैन चुप रहा और अचानक उसने अजाक्स को घूर कर देखा। हालांकि अजाक्स ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने उसे देखा ही नहीं और ईगल मैन के जवाब का इंतजार करने लगा। अच्छा, ये देखकर कि अजाक्स में डर के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे, ईगल मैन ने अपने छिपे हुए क्रोध पर नियंत्रण किया और अजाक्स की स्थिति से सहमत हो गया। महान, मधुमेह 4 दिन में गायब हो जाता है, शुगर लेवल 3.9 हो सकता है। स्वस्थ त्वचा पाने के लिए 5 घरेलू टिप्स। जब अजाक्स ने ईगल मैन को अपना सिर हिलाते देखा तो वह थोड़ा मुस्कुराया। मुझे बताओ कि लिटिल एवलिन के बारे में जानकारी के बदले में तुम क्या चाहते हो? ईगल मैन ने अब एवलिन के साथ अपनी निकटता को छिपाने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि अजाक्स के साथ सौदा करते समय उसने एवलिन को लिटिल कहकर संबोधित किया। मुझे कोई भी दिव्य श्रेणी का फल चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट या शर्मिंदगी के अजाक्स ने सीधे तौर पर एवलिन की जानकारी के बदले में जो वह चाहता था मांग लिया। वर्तमान में अजाक्स के पास बहुत सारे साधना संसाधन हैं और वह दिव्य भोर क्षेत्र और ब्रह्मांड के अंधकार क्षेत्र का अन्वेषण करके और अधिक साधना संसाधन प्राप्त करने में आश्वस्त है। हालांकि उन्हें दिव्य श्रेणी का फल पाने का भरोसा नहीं था। इसलिए अजाक्स ने एवलिन से संबंधित जानकारी के बदले में किसी दिव्य श्रेणी के फल की मांग की। उपभोग्य दिव्य ग्रेड फल। ईगल मैन ने जब अजाक्स के शब्द सुने तो वह भौंचक्का रह गया और उसने उत्तर दिया, क्या तुम दिव्य फल खाकर खुद को मारने की योजना बना रहे हो? चाहे आपका शरीर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, यदि आप दिव्य श्रेणी का फल खाएंगे तो आपका पूरा शरीर फट जाएगा। ईगल मैन ने एजेक्स के जवाब का इंतजार नहीं किया और आगे बोला, इसके अलावा मैं इतनी आसानी से दिव्य ग्रेड फल नहीं दे सकता। यहाँ तक कि जिस जगह मैं मुद्रा में हूँ वहाँ भी दिव्य ग्रेड फल प्राप्त करना आसान नहीं है। अगर मेरे पास एक भी होगा तो मैं उसे किसी को देने के बजाय खुद खा लूँगा। उपहास। अंत में ईगल मैन ने अजाक्स का उपहास किया। अजाक्स ने ईगल मैन के शब्दों पर नाराजगी जताई क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय पशु क्षेत्र में भी दिव्य ग्रेड फल का मालिक होना आसान नहीं था। इसके अलावा जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो अजाक्स को लगा कि ईगल मैन द्वारा बताए गए सभी बिंदु वैध थे। तो यदि आप अभी भी विनिमय चाहते हैं तो अपना अनुरोध बदलें। ईगल मैन ने अजाक्स को वह बदलने का मौका दिया जो वह चाहता था। तो फिर मुझे स्वर्गीय लोकों के बारे में बताओ और वे किस प्रकार के स्थान हैं। एक्सचेंज। तो फिर मुझे स्वर्गीय लोकों के बारे में बताओ और वे किस प्रकार के स्थान हैं। यद्यपि अजाक्स को यह महसूस हो गया था कि दूसरा पक्ष उपभोज्य दिव्य श्रेणी फल के बारे में क्या कह रहा था, फिर भी उसे यकीन था कि दूसरा पक्ष उसे देने के लिए तैयार नहीं था। स्वर्गीय क्षेत्र में दिव्य श्रेणी के फलों की कमी कैसे हो सकती है? अगर अजाक्स ने सही अनुमान लगाया तो स्वर्गीय क्षेत्र में किसी भी वस्तु या फल के लिए शुरुआती ग्रेड दिव्य श्रेणी हो सकती है। इसके अलावा अजाक्स दिव्य ग्रेड फलों के बारे में विशिष्ट नहीं था। वह बस किसी भी दिव्य ग्रेड के लिए पूछ रहा था और यह कैसे आदान प्रदान करना आसान नहीं हो सकता था। समस्या स्पष्ट रूप से ये थी कि दूसरा पक्ष अजाक्स को दिव्य श्रेणी का फल नहीं देना चाहता था क्योंकि उसे संदेह था कि अजाक्स उसके छोटे वंशज का हत्यारा है। चूंकि अजाक्स इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने दूसरी सबसे अच्छी चीज़ बदल दी जो वह चाहता था और जिसे देने में ईगल मैन को ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ा। ये बस दो पक्षों के बीच कुछ जानकारी साझा करना है। इससे पहले कि ईगल मैन कुछ कह पाता, अजाक्स ने एक और लाइन जोड़ दी जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया कि दोनों पक्ष कुछ नहीं खोएंगे बल्कि कुछ जानकारी हासिल करेंगे जो वे दोनों चाहते हैं।
ऐसा लगता है कि आप किसी गुट से संबंधित नहीं हैं। ईगल मैन ने अजाक्स को मिश्रित भावनाओं के साथ देखा जब उसने यह बात कही, क्योंकि अंदर से उसे लग रहा था कि अजाक्स एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसे उसके गुट में भर्ती किया जा सकता है। हालांकि अंदर ही अंदर वह जानता था कि अजाक्स ने एवलिन के साथ कुछ किया है और वह किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे भर्ती कर सकता है जिसने उसके वंशज को मार डाला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, इसलिए अजाक्स के प्रति उनकी भावनाएं मिश्रित थीं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं है, चलो अदला बदली कर लेते हैं। ईगल मैन को पता था कि उनका समय खत्म हो रहा है और इसलिए उसने सुझाव दिया कि उन्हें आपस में बदल लेना चाहिए। ठीक है, पहले आप मुझे बताइए और जब मैं आपकी जानकारी से संतुष्ट हो जाऊंगा तो पकड़ना। इससे पहले कि अजाक्स अपनी बात पूरी कर पाता, ईगल मैन ने अजाक्स को बीच में रोकते हुए कहा, तुमने कभी एक्सचेंज के गोल्डन मिरर का उपयोग नहीं किया है ना? हाँ। अजाक्स को कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई और उसने अपना सिर हिलाया। गोल्डन मिरर ऑफ एक्सचेंज बहुत सरलता से काम करता है। एक बार जब दोनों पक्षों के बीच एक्सचेंज फाइनल हो जाता है तो उन्हें बस मिरर पर अपने हाथ रखने होते हैं और एक्सचेंज हो जाता है। ईगल मैन ने स्पष्ट किया कि एक्सचेंज का गोल्डन मिरर किस प्रकार कार्य करता है। उन्होंने आगे कहा, सूचना के आदान प्रदान के मामले में अंतिम सौदे के बारे में जानकारी का आदान प्रदान किया जाएगा और जहां तक वस्तुओं का प्रश्न है तो उन्हें दूसरे पक्ष को दिए जाने से पहले एक्सचेंज के गोल्डन मिरर द्वारा स्वचालित रूप से अवशोषित कर लिया जाएगा। क्या ऐसा है? ईगल मैन का स्पष्टीकरण सुनकर अजाक्स को थोड़ा आश्चर्य हुआ। हालांकि जब उसने सोचा कि एक्सचेंज का गोल्डन मिरर एक अर्धदैवीय श्रेणी की कलाकृति थी तो अजाक्स ने बिना किसी संदेह के उस पर विश्वास कर लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, चूंकि यह एजाक्स का ईगल मैन के साथ किसी चीज का आदान प्रदान करने का पहला अवसर था, इसलिए वह नहीं जानता कि दूसरी ओर का साधक वास्तव में अपना वचन निभाएगा या नहीं और एजाक्स द्वारा एवलिन के साथ हुई घटना के बारे में जानकारी साझा करने के बाद भी आदान प्रदान करेगा या नहीं। इसके अलावा ईगल मैन के लिए भी यही बात थी। क्या होगा अगर एजेक्स ने ईगल मैन से सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद भी जानकारी साझा नहीं की होती? अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कैसे पता लगाया जाए कि दूसरा पक्ष झूठ बोल रहा है या गलत जानकारी साझा कर रहा है। संक्षेप में, एक्सचेंज का स्वर्णिम दर्पण ये सुनिश्चित करता है कि पहले पक्ष से जो चाहिए था उसे प्राप्त करने के बाद दूसरा पक्ष अपनी बात से पीछे न हटे तथा दोनों पक्षों के बीच प्रत्येक आदान प्रदान में केवल सच्ची जानकारी और वास्तविक उत्पाद ही साझा किए जाएं। सिस्टम, जब मैं और वह ईगल मैन एक ही समय में एक्सचेंज के गोल्डन मिरर को छुएंगे तो मुझे कुछ नहीं होगा, है ना? बेशक, अजाक्स को ईगल मैन की बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने सिस्टम से इसके बारे में पूछा था। क्योंकि वह चिंतित था कि जब वे दोनों एक्सचेंज के गोल्डन मिरर के माध्यम से संपर्क में आएंगे तो ईगल मैन उसे नुकसान पहुंचा सकता है। डिंग, मेजबान को ऐसी चीजों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डिंग, सबसे पहले, विनिमय के स्वर्णिम दर्पण के माध्यम से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना संभव नहीं है, जिसका पूरा उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच विनिमय को पूरा करना है। डिंग, वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित इन अभिनेताओं ने सेट पर सह कलाकारों को चूमते समय अपना नियंत्रण खो दिया। मिसेज डाउटफायर की नताली अब बड़ी हो गई है और आपका जबड़ा खुला रह जाएगा। दूसरा, भले ही आरोही साधक के पास पृथ्वी क्षेत्र से किसी साधक पर हमला करने का विकल्प हो, लेकिन हमला करना, उन्हें मारना तो दूर की बात है, वर्जित है। डिंग, यदि ऐसा हुआ तो उन्नत साधक को कुछ गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा जिससे उसकी निश्चित मृत्यु हो सकती है। जल्द ही, सिस्टम ने एक के बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशन भेजे और अपने डेटाबेस में सब कुछ समझाया, जिससे एजाक्स ने राहत की सांस ली। चलो ये करते हैं। सिस्टम से पुष्टि मिलते ही अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और एक्सचेंज के गोल्डन मिरर पर अपने हाथ रख दिए। ऐसा लगता है कि ईगल मैन को पता चल जाएगा कि मैंने एवलिन को मार दिया है। हालांकि जब तक मुझे स्वर्गीय क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक अजाक्स का मानना था, ईगल मैन, जो स्वर्गीय पशु लोक में रहने वाला एक उन्नत साधक था, से उसे जो जानकारी मिलेगी वह पृथ्वी लोक के सबसे पुराने साधकों से मिलने वाली जानकारी से कहीं अधिक मूल्यवान होगी। इसलिए वह इस बात से खुश था और उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि ईगल मैन को एवलिन की मौत और उसके हत्यारे के बारे में पता चल जाएगा। ईगल मैन ने भी अपना हाथ दर्पण पर ठीक उसी स्थान पर रखा जहां अजाक्स ने अपने हाथ रखे थे और अगले ही सेकंड में एक्सचेंज का स्वर्ण दर्पण चमक उठा। स्वूश! जल्द ही अजाक्स को महसूस हुआ कि कुछ विदेशी जानकारी उसके दिमाग में प्रवेश कर रही है और इससे उसे थोड़ा चक्कर आने लगा और जैसे जैसे अधिक से अधिक जानकारी उसके दिमाग में प्रवेश कर रही थी, उसे और अधिक चक्कर आने लगा। मुझे पता था कि तुमने मेरी छोटी एवलिन को मार दिया है। ईगल मैन ये जानते हुए भी शांत रहा कि अजाक्स ने एवलिन को कैसे मारा, क्योंकि उसे पहले ही इसका अनुमान हो चुका था। दूसरी ओर, जब अजाक्स जमीन पर गिरा तो उसके सिर में तेज और धड़कन वाला दर्द महसूस हुआ। क्या हुआ? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मेरी छोटी एवलिन का क्या? दर्द से अपना सिर पकड़े हुए अजाक्स की ओर देखते हुए ईगल मैन ने शांत स्वर में पूछा।
एक्सचेंज पूरा। ईगल मैन को संदेह था कि एवलीन की मौत के पीछे अजाक्स का हाथ था। हालांकि जब उसे पता चला कि एवलीन की हत्या अजाक्स ने कैसे की थी, तो वह क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो स्वर्गीय पशुलोक में चढ़ गया था, वह अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकता था और शांत और संयमित दिखता था। इस तरह से जानकारी साझा करने के लिए आप अभी भी बहुत कमज़ोर हैं। मुझसे प्राप्त सारी जानकारी को पढ़ने में आपको 1 दशक या उससे भी ज़्यादा समय लग जाएगा। जहां तक दिमाग में धड़कते दर्द की बात है, तो ये तब तक रहेगा जब तक आप। आदान प्रदान पूरा होने के बाद ईगल मैन ने अजाक्स का उपहास किया और कारण बताया कि अजाक्स को इतना दर्द क्यों हो रहा था। क्या तुम्हें मुझे नुकसान पहुंचाने के परिणाम भुगतने का डर नहीं है? अजाक्स को याद आया कि प्रणाली ने पृथ्वी क्षेत्र के साधकों पर हमला करने के लिए आरोही साधकों को दंड मिलने के बारे में क्या कहा था। इसलिए उसने दांत पीसते हुए ईगल मैन से इसके बारे में पूछा। हाँ, अजाक्स के प्रश्न पर ईगल मैन ने एक क्षण के लिए जोर से हंसते हुए उत्तर दिया, फिर अजाक्स को समझाया, नियमों के अनुसार मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैंने तो बस इतना ही किया कि आदान प्रदान पूरा कर दिया, और जो पीड़ा आप झेल रहे हैं वह इसलिए है क्योंकि आप मेरे द्वारा भेजी गई पूरी जानकारी को पचाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। ईगल मैन ने अपनी बात पूरी भी नहीं की। जो कुछ तुम अभी अनुभव कर रहे हो वह तो मेरे बदले की शुरुआत मात्र है। एक बार जब तुम स्वर्ग में पहुंच जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए आऊंगा, याद रखना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चूंकि ईगल मैन अजाक्स को अपने हाथों से मार या घायल नहीं कर सकता था, जबकि अजाक्स अभी भी पृथ्वीलोक में था, इसलिए वह अजाक्स को उसी तरह से यातना देने की योजना बना रहा था जिस तरह से अजाक्स ने स्वर्गीय लोक में जाने पर एवलिन को यातना देकर मार डाला था। बेशक चूंकि अजाक्स एवलिन को मार सकता था, ईगल मैन जानता था कि अजाक्स बहुत शक्तिशाली है और 1 या 2 शताब्दी में स्वर्गीय मानव क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। ईगल मैन जैसे व्यक्ति के लिए हजारों वर्षों तक इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं थी, 1 या 2 शताब्दियों तक इंतजार करना तो और भी बड़ी बात थी। ये तो पलक झपकते ही बीत जाता था। लानत है इस सिस्टम पर, कुछ करो। दूसरी ओर अजाक्स बहुत पीड़ा में था। ये पीड़ा उस पीड़ा से कई गुना अधिक थी जो उसने तब सहन की थी जब उसने पहली बार अपने शरीर को संवेदनशील ज्वाला से तपाया था। ये जानने के बाद कि उसके सिर में होने वाला ये तीव्र दर्द लगभग 1 दशक तक बना रहेगा, अजाक्स थोड़ा चिंतित हो गया और उसने ईगल मैन की बातें सुनने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उन्होंने सिस्टम से दर्द के बारे में कुछ करने को कहा। डिंग। ईगल मैन से स्वर्गीय स्थानों के बारे में मेजबान द्वारा प्राप्त संपूर्ण जानकारी को पुनः प्राप्त करना और उन्हें सिस्टम के डेटाबेस में संग्रहित करना। डिंग। पुनः प्राप्ति पूर्ण हुई। डिंग। मेजबान को अब कोई दर्द महसूस नहीं होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह, सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला के बाद अजाक्स को अब कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, जिससे उसने राहत की सांस ली। क्या कहा तुमने? मुझे 1 दशक या उससे भी अधिक समय तक ये दर्द सहना पड़ेगा। खड़े होकर अजाक्स ने हल्की मुस्कान के साथ ईगल मैन से पूछा। क्या ये कैसे संभव है? अजाक्स को खड़ा होते और दर्द से कराहना बंद करते देख ईगल मैन हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं कुछ नहीं कहूंगा, और जब तक हम स्वर्ग में दोबारा नहीं मिलते तब तक मैं आपको दुविधा में नहीं रहने दूंगा। अजाक्स ने ईगल मैन का मजाक उड़ाया और उसका हाथ दर्पण से हटा लिया। मैं जा रहा हूँ। स्वूश। ईगल मैन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका और उसने चेहरे पर उग्र भाव के साथ अजाक्स पर चिल्लाना शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक्सचेंज के गोल्डन मिरर ने अजाक्स और ईगल मैन के बीच संचार बंद कर दिया। पेट की चर्बी गलाने के लिए 7 टिप्स। अगर आपके सफ़ेद दाग खत्म नहीं हो रहे तो तुरंत ये उपाय करें। ऐसा लगता है कि स्वर्गारोहण से पहले ही मैंने स्वर्ग में कोई शत्रु बना लिया है। अजाक्स अपनी वर्तमान स्थिति पर कड़वी हंसी से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि भले ही अजाक्स को समय में पीछे जाना पड़े, वह फिर भी एवलिन को मार देगा और एक्सचेंज के गोल्डन मिरर का उपयोग करेगा। वह अपनी नियमित आत्मा साधना को दिव्य आत्मा साधना में परिवर्तित करने के लिए दिव्य श्रेणी फल प्राप्त करने की आशा कर रहा था, और भले ही वह ईगल मैन से इसे प्राप्त करने में असफल रहा, फिर भी वह स्वर्गीय क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करके खुश था। यद्यपि अजाक्स के पास उसका स्वामी मोस्टोर और उसके पिता थे, लेकिन स्वर्गीय क्षेत्रों के बारे में उनका ज्ञान भी सीमित था, और कौन जानता है कि स्वर्गीय क्षेत्रों के बारे में उनके पास कितनी जानकारी सत्य थी। अब स्वर्गीय क्षेत्र के बारे में अजाक्स के पास जो भी जानकारी थी वह पूरी तरह से सच थी। इसलिए उसे स्वर्गीय पशु क्षेत्र में दुश्मन होने से कोई परेशानी नहीं थी। वैसे भी चूंकि महान जेड ड्रैगन सम्राट शीघ्र ही स्वर्गीय क्षेत्र में जाने वाला था, इसलिए मुझे एक सहयोगी मिल जाएगा। बेशक अजाक्स जानता था कि महान जेड ड्रैगन सम्राट ईगल मैन जितना शक्तिशाली नहीं होगा, जो जानता है कि वह कब स्वर्गीय बेस्टियल क्षेत्र में चढ़ गया। हालांकि जेड ड्रैगन पूर्वज महान जेड ड्रैगन सम्राट का समर्थन कर रहा था, इसलिए अजाक्स को इसकी ज़्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि जब चीज़ें उसके नियंत्रण से बाहर हो जाती थीं तो वह जेड ड्रैगन पूर्वज से मदद मांग लेता था।
उस गुट के और अधिक करीब आने के लिए मुझे जेड ड्रैगन लिंक को स्वर्गीय सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र में चढ़ने में मदद करने की आवश्यकता है। अजाक्स ने पहले ही महान जेड ड्रैगन सम्राट से वादा किया था कि जब दंपति स्वर्गीय पशुलोक में पहुंच जाएंगे तो वह जेड ड्रैगन लिंक की देखभाल करेगा। हालांकि अब अजाक्स ने जेड ड्रैगन लिंक की सक्रिय रूप से मदद करने का फैसला किया और यदि संभव हो तो वह जेड ड्रैगन लिंक को उससे पहले स्वर्गीय बेस्टियल क्षेत्र में चढ़ने में मदद करना चाहता था। स्वूश, एक उन्नत साधक के साथ अपना आदान प्रदान सफलतापूर्वक पूरा करने पर बधाई। शासक, जब अजाक्स ईगल मैन से स्वर्गीय लोकों के बारे में प्राप्त जानकारी की जांच करने वाला था तो तैरते द्वीप की आत्मा उड़कर उसके पास आए और उसे बधाई दी। इसके अलावा तैरते द्वीप के पृथ्वी और वायु क्षेत्र के 2 पूर्व शासक अग्नि क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। साथ ही उसने अजाक्स को यह भी सूचित किया कि 2 पूर्व शासक जो उसके अधीनस्थ बनना चाहते थे आ चुके हैं। सिस्टम, मुझे स्वर्गीय क्षेत्रों के बारे में जानकारी दिखाओ। हालांकि अजाक्स को इस जानकारी में अधिक रुचि थी और उसने सिस्टम से इसके बारे में पूछा। स्वर्गीय क्षेत्र, चूंकि फ्लोटिंग आइलैंड के 2 पूर्व शासक पहले ही उसके अधीन हो चुके थे इसलिए इयॉन की उनमें अधिक रुचि नहीं थी। इसके बजाय अजाक्स को स्वर्गीय लोकों के बारे में जानकारी में रुचि थी जो उसे स्वर्गीय पशुलोक के ईगल मैन से मिली थी। इसलिए उन्होंने सिस्टम से इसके बारे में पूछा। डिंग, जब एक मानव साधक सफलतापूर्वक अपना उत्थान पूरा कर लेता है तो वह स्वर्गीय मानव लोक में पहुंच जाएगा जहां वे एक पूरी तरह से नई साधना प्रणाली का पालन करेंगे। डिंग, इसी प्रकार उन आत्मिक पशुओं के लिए स्वर्गीय पशुलोक था जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना आरोहण पूरा कर लिया था तथा राक्षसों के लिए स्वर्गीय राक्षसलोक था। डिंग, स्वर्गीय मानव क्षेत्र, स्वर्गीय दानव क्षेत्र और स्वर्गीय पशु क्षेत्र सभी 9वें स्वर्गीय क्षेत्र कहलाते हैं। डिंग, कुल 9 स्वर्गीय क्षेत्र थे और 9वां स्वर्गीय क्षेत्र उनमें सबसे नीचे है। एड्स बाय पब फ्यूचर, जल्द ही सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला अजाक्स के सामने प्रकट हुई जिसमें शुरू से लेकर अंत तक स्वर्गीय क्षेत्र के बारे में सब कुछ समझाया गया था। अजाक्स ने धैर्यपूर्वक एक के बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशन को पढ़ा क्योंकि वह कोई भी महत्वपूर्ण सूचना चूकना नहीं चाहता था। पहले 2 सिस्टम नोटिफिकेशन, मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है, हालांकि अंतिम 2 के बारे में मुझे नहीं पता था। एक पल रुकिए। अचानक अजाक्स को कुछ याद आया और उसने बुदबुदाया, मेरी मुख्य साधना तकनीक ड्रैगन सोआरिंग 9 स्वर्ग, ये 9 स्वर्ग किस बारे में बात कर रहे हैं? प्रणाली द्वारा प्रदर्शित जानकारी के अनुसार ये देव स्तरीय साधना तकनीक एक देव स्तरीय कौशल को अनलॉक करेगी जब वह पहली बार 9 स्वर्गों में साधना तकनीक को प्रसारित करेगा। उस समय अजाक्स ने नहीं सोचा था कि जिन 9 स्वर्गों की बात प्रणाली कर रही थी वे 9 दिव्य क्षेत्र थे, हालांकि अब उसके पास इसके बारे में स्पष्ट विचार है। तो जब तक मैं स्वर्गीय मानव लोक में चढ़ता हूं और इस साधना तकनीक का प्रसार करता हूं, मैं एक ईश्वर स्तरीय कौशल जागृत करूंगा। जब उसने ऐसा सोचा तो अजाक्स स्वर्गीय मानव लोक में जाने के बारे में उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सका। इसके अलावा अगर मैं दूसरे स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करता हूं और साधना तकनीक का प्रसार करता हूं तो मुझे एक और ईश्वर स्तरीय कौशल प्राप्त होगा। इन ईश्वर स्तरीय कौशलों के साथ स्वर्गीय क्षेत्रों में मेरे जीवित रहने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएंगी, है न? अजाक्स उस दिन का इंतजार करने से खुद को नहीं रोक सका जब वह स्वर्गीय मानव क्षेत्र में चढ़ेगा। हालांकि इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि उसे अभी भी अपनी नियमित आत्मा साधना को दिव्य आत्मा साधना में परिवर्तित करना बाकी था। खैर, चलिए पढ़ना जारी रखते हैं। सिस्टम उसे कुछ और सूचनाएं भेज रहा था जिससे अजाक्स को अपने विचारों को पढ़ना शुरू करने से पहले उन्हें तुरंत रोकना पड़ा। डिंग, एड्स बाय पब फ्यूचर, प्रत्येक वर्ष स्वर्गीय मानव लोक, स्वर्गीय पशु लोक और स्वर्गीय दानव लोक से साधकों के लिए उच्चतर स्वर्गीय लोकों में चढ़ने के लिए केवल सीमित स्थान होते हैं। डिंग, इस वजह से 9वें स्वर्गीय क्षेत्र में इन 3 उपक्षेत्रों के बीच हमेशा आधिकारिक और अनौपचारिक तनाव बना रहेगा। डिंग, इसके अलावा इनमें से प्रत्येक उपक्षेत्र में आंतरिक तनाव और संघर्ष हैं और कोई नहीं जानता कि खतरा कहां से आएगा। डिंग, स्वर्गीय लोकों के बारे में और अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है तथा प्रणाली को इस बात पर अत्यधिक संदेह है कि ऐसा विनिमय के स्वर्णिम दर्पण के कारण हुआ है जो पृथ्वी लोक के साधक के पास होने वाले ज्ञान को सीमित करता है। डिंग, मेजबान के लिए ये ज़्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि मुझे लगता है कि उसे पहले से ही इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि 9वां स्वर्गीय क्षेत्र कैसा होगा और उच्चतर क्षेत्र तक पहुंचना कितना कठिन है। ओह, तो यह ऐसा ही है। अजाक्स एक बार फिर सिस्टम नोटिफिकेशन की श्रृंखला को पढ़कर आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि स्वर्गीय क्षेत्र के बारे में उसके पास जो जानकारी थी वह सिस्टम द्वारा प्रदर्शित जानकारी से मेल खाती थी। ऐसा लगता है कि स्वर्गीय लोकों में जीवन मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन होगा। सभी सिस्टम नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अजाक्स अपने मन में कुछ बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन फिर भी सभी साधक अधिक शक्ति और रोमांच की तलाश में स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ना चाहते हैं। अजाक्स भी उनमें से एक था। हालांकि इसके अलावा उसके पास एक और महत्वपूर्ण मिशन था और वह था अपनी मां को ढूंढना।
उनके पिता के अनुसार उन्हें उनके ब्रह्मांड से बहुत दूर एक ब्रह्मांड में भेज दिया गया था और एक समान लेकिन सिस्टम की तुलना में अधिक शक्तिशाली कलाकृति की मदद से उनकी माँ अपने ब्रह्मांड में शिखर तक पहुंच जाएगी। चूंकि इस पृथ्वी लोक में कई ब्रह्मांड थे, इसलिए उनमें से प्रत्येक से होकर एक दूसरे को खोजने में बहुत समय लगेगा और साथ ही एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाते समय कई अज्ञात खतरे भी उनका इंतजार कर रहे होंगे। इसलिए उनकी माँ और उनके लिए सबसे तेज और आसान तरीका स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ना था, जहां उनके पुनर्मिलन की संभावनाएं बहुत अधिक थीं। यदि माता की आत्मा प्रणाली से अधिक शक्तिशाली कलाकृति से जुड़ी हुई थी, तो वह पहले ही स्वर्गीय क्षेत्र में पहुंच चुकी होगी, है न? अजाक्स अपनी माँ के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका, जिसे उसने चेतना प्राप्त करने के बाद कभी नहीं देखा था। क्या मुझे प्रकृति के दिव्य सार को और अधिक इंजेक्ट करना चाहिए और विनिमय के स्वर्णिम दर्पण को एक बार फिर सक्रिय करना चाहिए? स्वर्गीय क्षेत्रों के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद अजाक्स एक्सचेंज के स्वर्ण दर्पण पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका। दूसरों के लिए स्वर्णिम विनिमय दर्पण को सक्रिय करने के लिए प्रकृति के सार की बड़ी मात्रा का उपभोग करना पड़ सकता है, हालांकि अजाक्स के लिए इसे सक्रिय करना बहुत आसान होगा। हालांकि समस्या ये थी कि दूसरी तरफ का ईगल मैन पहले किसी भी मूल्यवान वस्तु का आदान प्रदान नहीं करेगा और अब ये जानने के बाद कि मैंने उसे कैसे मारा, अब कोई रास्ता नहीं है कि वह मेरे साथ किसी भी वस्तु का आदान प्रदान कर सके। अजाक्स के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभरी और जल्द ही उसने अपना सिर हिला दिया। फिलहाल मैं दोनों शासकों के साथ काम पूरा करूंगा और फिर तय करूंगा कि एक्सचेंज के स्वर्ण दर्पण के साथ क्या करना है। चूंकि अजाक्स को ऐसा नहीं लगा कि उसे ईगलमैन से कुछ मूल्यवान मिलेगा, इसलिए अजाक्स ने अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद न करने का निर्णय लिया। इसके बजाय वह अपने 2 नए अधीनस्थों से बात करना चाहता था और उनसे दिव्य ग्रेड फल प्राप्त करने के लिए उनके माध्यमों के बारे में पूछना चाहता था। स्वूश, यह विचार मन में रखते हुए अजाक्स गोल्डन सिटी से बाहर आया और उसने 2 प्राणियों को उसका इंतजार करते देखा। नए अनुबंधित आत्मा जानवर रोजलिन, जिसे भूत नागा रानी की उपाधि प्राप्त है, तैरते द्वीप के पवन क्षेत्र की पूर्व शासक, आदरपूर्वक मास्टर का अभिवादन करती है। ओबरॉन, जिसे एबिस ड्रेकलॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, फ्लोटिंग आइलैंड के पृथ्वी क्षेत्र का पूर्व शासक, सम्मानपूर्वक मास्टर का अभिवादन करता है। जैसे ही दोनों प्राणियों ने अजाक्स को देखा, उन्होंने आदरपूर्वक अपना परिचय दिया और विनम्रता से उसका अभिवादन किया। उनमें से एक महिला थी जो लगभग 30 साल की लग रही थी और असाधारण रूप से खूबसूरत लग रही थी। उसके पास एक अलौकिक आकर्षण था और उसकी एक नज़र आसानी से दूसरों को मोहित कर सकती थी। दूसरे की बात करें तो वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके शरीर पर जगह जगह काले रंग के ड्रैगन के गोले थे। जब भी वह सांस लेता था तो उसके शरीर से एक पतली काली धुंध निकलती थी। हालांकि ऐसे दुर्जय व्यक्ति अजाक्स के सामने सम्मानपूर्वक खड़े थे और अजाक्स से अपना परिचय देते समय उन्होंने उसे झुककर प्रणाम भी किया। मुझे खुशी है कि आपने स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया और मुझे बार बार द्वंद्व युद्ध के लिए आधिकारिक चुनौतियां जारी करने की परेशानी से बचा लिया। यद्यपि अजाक्स के ये शब्द अहंकारपूर्ण लग रहे थे, लेकिन वह तथ्य बता रहा था, क्योंकि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक यात्रा करने में काफ़ी समय लगेगा। इसके अलावा एक क्षेत्र के शासक से लड़ने के बाद अजाक्स को अगले शासक से लड़ने से पहले उसके क्षेत्र पर विजय पाने के लिए कुछ दिनों तक आराम करने की आवश्यकता होती है। बेशक अजाक्स एक आधिकारिक चुनौती जारी कर सकता है और इसके लिए भी उसे एक नई चुनौती जारी करने से पहले कुछ समय तक स्वस्थ होने की जरूरत है। हमें खुशी है कि हमने मालिक को ऐसी परेशानियों से बचा लिया। ऐसा कहने से पहले दोनों पूर्व शासकों ने राहत की सांस ली। दोनों पूर्व शासकों द्वारा जल्दबाजी में अजाक्स के सामने आत्मसमर्पण करने का मुख्य कारण ये था कि वे चिंतित थे कि अजाक्स उन्हें आधिकारिक चुनौती दे सकता है। आधिकारिक चुनौती में यदि विजेता द्वारा हारने वाले को छोड़ भी दिया जाता तो भी तैरते द्वीप की आत्मा उसे मार देती और यह नियमों के अंतर्गत होता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चूंकि अजाक्स इतना शक्तिशाली था कि वह एवलिन को उसके ही क्षेत्र में और एक आधिकारिक चुनौती में मार सकता था, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि अजाक्स आसानी से उनके खिलाफ जीत सकता था। इस प्रकार जब उन्होंने अजाक्स के शब्द सुने तो उन्होंने राहत की सांस ली। खैर चलो, स्वामी सेवक संबंध की प्रक्रिया में अंतिम चरण पूरा करें। यद्यपि अजाक्स को अपने नए अधीनस्थों के साथ अन्य बातों पर चर्चा करनी थी, फिर भी वह पहले मुख्य काम पूरा करना चाहता था। एक बार जब वह उनकी पाश्विक चेतना में अपनी आत्मा की छाप छोड़ देता है तो अजाक्स अपनी सतर्कता कम कर सकता है और उनके साथ बातचीत कर सकता है। हाँ मास्टर, रोजलिन और ओबरॉन ने अपना सिर हिलाया। चूंकि वे पहले ही अजाक्स के अधीनस्थ के रूप में अपने भाग्य को स्वीकार कर चुके थे, इसलिए उन्हें अब इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई और वे इसके लिए तत्परता से सहमत हो गए। तो पहले कौन जाना चाहता है? अजाक्स उनके जवाब से संतुष्ट हो गया और पूछने से पहले उसने अपना सिर हिलाया। गुरुजी, कृपया पहले मेरी पाश्विक चेतना में अपनी आत्मा की छाप छोड़ दीजिए। जैसे ही अजाक्स ने पूछा, भूत नागा रानी सबसे पहले बोलने लगी और अजाक्स के करीब चली गई। उद्धरण उद्धरण
ओबरॉन, एबिसल ड्रेक लॉर्ड की प्रतिक्रिया की गति रोजलिन की तुलना में बहुत धीमी थी और चुप रहने के अलावा वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। हजारों वर्षों तक जीवित रहने वाले व्यक्ति के रूप में उन्हें अपने स्वामी के सामने इतनी साधारण बात के लिए लड़ना उचित नहीं लगा। इसलिए उन्होंने अजाक्स के साथ अनुबंध करने के लिए पहले रोजलिन को जाने दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्वूश। अजाक्स ने अपना हाथ रोजलिन पर रखा और एक ही विचार से उसकी दिव्य आत्मिक चेतना उसकी पार्श्विक चेतना में प्रवेश कर गई। हिस। पार्श्विक चेतना के अंदर एक विशाल पारदर्शी पंख वाला सांप लेटा हुआ था और जब उसने अजाक्स की दिव्य आत्मिक चेतना को देखा तो वह धीरे से फुफकारने लगा। गुरुजी, कृपया मुझ पर अपनी आत्मा की छाप छोड़ दीजिए। विशाल पारदर्शी पंख वाले सांप ने धीरे से अजाक्स से उस पर आत्मा की छाप अंकित करने को कहा। ठीक है। अजाक्स को विशाल पारदर्शी पंख वाले सांप को देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह भूतनी नागा रानी का पार्श्विक चेतना रूप था। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने प्रकृति के दिव्य सार की कुछ इकाइयां छोड़ी जो पारदर्शी सांप के सिर पर चिपक गईं। डिंग। एक शक्तिशाली अनुबंधित आत्मा जानवर के साथ सफलतापूर्वक अनुबंध करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग। एक बार जब आप उसकी पार्श्विक आत्मिक चेतना को छोड़ देते हैं तो आप आत्मिक जानवर के बारे में जानकारी की जांच कर सकते हैं। जैसे ही उसने भूत नागा रानी की पार्श्विक चेतना पर आत्मा की छाप अंकित करना समाप्त किया, सिस्टम अधिसूचनाएं प्रकट हुईं जो उसे बधाई दे रही थीं। भले ही सिस्टम पुनः अपग्रेड हो गया हो, फिर भी डिफ़ॉल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन आना बंद नहीं होंगे। अजाक्स ने मन ही मन अपने आप से कहा, वैसे भी इन डिफ़ॉल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन का होना अच्छा है जो पुष्टि करते हैं कि मैंने अपनी स्पिरिट इम्प्रिंट सही ढंग से छोड़ी है या नहीं। महेश भट्ट से जुड़ा ये सच परेशान कर देने वाला है। नीता अंबानी के इस महंगे शौक के बारे में जानकर आपको झटका लगेगा। अब दूसरा अनुबंध बनाने का समय आ गया है। एक ही विचार से अजाक्स ने भूत नागा रानी की पार्श्विक चेतना को उत्तेजित कर दिया और एबिसल ड्रेक लॉर्ड की पार्श्विक चेतना में प्रवेश कर गया। जहां तक घोस्ट नेज क्वीन के बारे में जानकारी का सवाल है, अजाक्स ने एबिसल ड्रेक लॉर्ड के साथ अनुबंध प्रक्रिया पूरी करने के बाद इसकी जांच करने का निर्णय लिया। स्वूश। यह उसका पार्श्विक चेतना रूप है। जिस क्षण अजाक्स ने एबिसल ड्रेक लॉर्ड की सर्वश्रेष्ठ चेतना में प्रवेश किया, उसने उनके सर्वश्रेष्ठ चेतना रूप को देखा और चौंक गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि एबिसल ड्रेक लॉर्ड का बेस्टियल कॉन्शियसनेस फॉर्म एक छोटा काले रंग का ड्रैगनलिंग था। यह इतना छोटा क्यों है? अपने सामने मुट्ठी भर आकार के ड्रैगनलिंग को देखकर अजाक्स आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इसके शीर्षक और एबिसल ड्रेक लॉर्ड के मानव रूप से अजाक्स ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बेस्टियल कॉन्शियसनेस फॉर्म इतना छोटा और प्यारा होगा। गुरुजी, यह एक विशेष साधना तकनीक के कारण है जो मेरी पार्श्विक चेतना को बार बार पुनः विकसित होने देती है। अजाक्स के चेहरे पर आश्चर्य भरे भाव को देखकर प्यारे बेस्टियल कॉन्शियसनेस फॉर्म ने उसके वर्तमान रूप के पीछे का कारण समझाया। इस समय मेरा पार्श्विक चेतना रूप अपनी शिशु अवस्था में है और जैसे जैसे मैं साधना करूंगा ये बदल जाएगा। ओबरॉन ने एक क्षण के लिए इसके बारे में सोचा और कहा, वर्तमान में यह मेरी पार्श्विक चेतना रूप की पुनः साधना का 9वां प्रयास है और जब मैं अपनी पुनः साधना 10 बार पूरी कर लूंगा तो मेरे दिव्य पार्श्विक नियमों का जागरण कम से कम 5% बढ़ जाएगा। आपका उपहार मेरी रचना के लिए प्रेरणा है। मुझे और अधिक प्रेरणा दीजिए। सृजन कठिन है, मुझे खुश करो। मैंने इस पुस्तक को टैग किया है, आइए और मुझे अंगूठा दिखाकर समर्थन दीजिए। पसंद आया? लाइब्रेरी में जोड़ें। क्या आपको मेरी कहानी के बारे में कुछ पता है? कमेंट करके मुझे बताएं। विनयराज रहस्यवादी चेतना साधना तकनीक। क्या पार्श्विक चेतना में प्यारे शिशु ड्रैगन के शब्दों को सुनकर अजाक्स क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित हो गया। आत्मिक पशुओं के लिए पुनः संवर्धन उनकी जाति के मानव या मानवीय संस्करण में रूपांतरित होने की एक सामान्य प्रक्रिया थी। हालांकि पार्श्विक चेतना का पुनः संवर्धन और पुनः संवर्धन प्रक्रिया को बार बार दोहराना कुछ ऐसा था जिसके बारे में अजाक्स ने कभी नहीं सुना था। क्या आप निश्चित हैं कि 10 बार पार्श्विक आध्यात्मिक चेतना का पुनः संवर्धन पूरा करने के बाद आपके पार्श्विक दिव्य नियमों का जागरण 5% बढ़ जाएगा? इसके अलावा प्रत्येक पुनः संवर्धन के पूरा होने पर आपको और क्या लाभ मिलेंगे? फिर भी अजाक्स को आश्चर्य हुआ और उसने ओबरॉन से 10 बार पुनः साधना करने के लाभ के बारे में पूछा। आत्मिक पशुओं के लिए नियमित पुनः साधना कई अकल्पनीय लाभ देती है। हालांकि अजाक्स को ये जानने की जिज्ञासा थी कि प्रत्येक पुनः साधना से उसे किस प्रकार के लाभ मिलेंगे। इसके अलावा उस विशेष साधना तकनीक का नाम क्या है और आपको ये कहाँ से मिली? क्या स्वर्गीय पशु लोक से आपके पूर्वज ने इसे दिया था? बेशक सभी आत्मिक जानवर असीमित बार पुनः साधना नहीं कर सकते थे और ओबरॉन ऐसा करने में केवल इसलिए सक्षम था क्योंकि उसकी विशेष साधना तकनीक थी। इसलिए अजाक्स ने विशेष खेती तकनीक के बारे में भी पूछा, हालांकि वह अनुमान लगा सकता था कि उसे वह खेती तकनीक कहाँ से मिली। इसे रहस्यमय चेतना साधना तकनीक कहा जाता है और मुझे ये तैरते द्वीप में मिली जिसके माध्यम से मैं धीरे धीरे और लगातार तैरते द्वीप के एक क्षेत्र का शासक बनने में सक्षम हो गया।
एबिसल ड्रेक लॉर्ड ने विशेष साधना तकनीक के बारे में बताते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं है कि यह कहाँ से आया है। हालांकि इसके लाभों का अनुभव करने के बाद मैं एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ। ये निश्चित रूप से स्वर्गीय पशु क्षेत्र से है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब मैंने इस विशेष साधना तकनीक की साधना शुरू की तो मेरी साधना की गति कई गुना बढ़ गई। हालांकि एक बार जब मैं सम्राट क्षेत्र में पहुंच गया तो मैंने सीखा कि यह साधना तकनीक मुझे बार बार पुनः साधना करने देगी। पहली सफल पुनः साधना के लिए मेरी एक सम्राट बेस्टियल आत्मा एक दिव्य बेस्टियल शासन में परिवर्तित हो गई। दूसरी बार इसकी जागृति प्रतिशत में 0.5% की वृद्धि हुई। डॉट 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 पांचवीं बार मैंने सीधे तौर पर एक नया दिव्य पाश्विक नियम जागृत किया। छठी सफल पुनः साधना से 8वीं तक मेरे दोनों दिव्य बेस्टियल नियमों में 2.5% की वृद्धि हुई। विशेष साधना तकनीक से मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके अनुसार दिव्य पाश्विक नियमों के लिए जागृति प्रतिशत 2 गुना हो जाएगा और प्रत्येक में 5% की वृद्धि होगी। विशेष खेती तकनीक के लाभों के बारे में बताते समय ओबरॉन उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। जहां तक अजाक्स की अपनी विशेष साधना तकनीक की लालसा का सवाल है, एबिसल ड्रेक लॉर्ड को इसकी चिंता नहीं थी। अगर अजाक्स इसे चाहता है तो वह इसे साझा करने में प्रसन्न होगा। चूंकि वह पहले ही अजाक्स को अपना स्वामी मान चुका था, इसलिए अजाक्स जितना अधिक शक्तिशाली होता गया उसके अधीनस्थ के लिए चीजें उतनी ही अधिक बड़ी होती गईं। लेकिन समस्या ये थी कि विशेष साधना तकनीक केवल आत्मिक प्राणियों के लिए थी और उनके लिए भी बहुत सारे प्रतिबंध थे, जिससे ओबरॉन के लिए अपने विश्वसनीय अधीनस्थों के बीच इस विशेष साधना तकनीक को साझा करना बहुत कठिन हो गया। सच में पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओबरॉन की बातें सुनकर अजाक्स बार बार चौंक गया और उसे साधना तकनीक पसंद आई जो दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को बढ़ाती है। एक दिव्य पाश्विक नियम वाले आत्मिक पशु के लिए बार बार पुनः साधना करना प्रभावी नहीं हो सकता है, तथापि अनेक दिव्य पाश्विक नियम वाले आत्मिक पशुओं के लिए ये पूरी तरह से अलग कहानी होगी। इसके अलावा आत्मिक पशु के लिए नए पाश्विक दैवीय नियमों को जागृत करने का एक मौका था और उनके सभी दिव्य पाश्विक नियमों के लिए जागृति प्रतिशत 1 या 2 जागृति प्रतिशत से बढ़ जाएगा और जितनी अधिक बार वे पुनः साधना करेंगे उनके दिव्य पाश्विक नियमों के लिए जागृति प्रतिशत उतना ही अधिक होगा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके पास आंतरिक दुनिया में एक छोटी पशु सेना और प्रोफिस की स्थानिक दुनिया में एक विशाल पशु सेना थी, अजाक्स को लगा कि वह उस विशेष साधना तकनीक का उपयोग कर सकता है। जहां तक स्वर्गीय पशु लोक में मेरे पूर्वजों की बात है, मेरा कोई नहीं है और मैं शासक बन पाया हूं, इसका एकमात्र कारण विशेष साधना तकनीक है। इसके अलावा किसी ने मेरी मदद नहीं की। एबिसल ड्रेक लॉर्ड को ये कहते हुए थोड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि वह दूसरों की मदद के बिना शासक बन गए थे। वास्तव में अजाक्स एक बार फिर चौंक गया और उसने जल्दी से पूछा, तो फिर स्वर्गीय पशु लोक के माध्यम के बारे में क्या? वह आपके पास नहीं है। अजाक्स के अपने नए अधीनस्थों से मिलने के लिए उत्साहित होने का एक कारण उन माध्यमों के बारे में बात करना था जो पृथ्वी क्षेत्र और स्वर्गीय क्षेत्र के बीच संवाद करने और यहाँ तक कि वस्तुओं का आदान प्रदान करने में सहायता करते हैं। इसलिए ये सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि ओबरॉन का स्वर्गीय पशु लोक में कोई पूर्वज नहीं था। नहीं, मेरे पास कोई माध्यम नहीं है। ओबरॉन ने अपना सिर हिलाया, जिससे अजाक्स थोड़ा निराश हो गया। चलो अनुबंध प्रक्रिया पूरी करते हैं और उसके बाद विशेष खेती तकनीक के बारे में और अधिक चर्चा करते हैं। फिर भी अजाक्स ने अपना ध्यान उन कामों पर केंद्रित किया जो उसे करने थे। रायपुर के पुरुषों को स्टैमिना बढ़ाने का ये नुस्खा बड़ा भा रहा है। भारतीय इतिहास की उच्च श्रेणी की 7 रमणीय राजकुमारियां। जल्द ही उसने उस प्यारे से बच्चे ड्रैगन पर अपनी आत्मा की छाप छोड़ दी और सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त कर लिया। डिंग, एक शक्तिशाली अनुबंधित आत्मा जानवर के साथ सफलतापूर्वक अनुबंध करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, एक बार जब आप उसकी पाश्विक आत्मिक चेतना को छोड़ देते हैं तो आप आत्मिक जानवर के बारे में जानकारी की जांच कर सकते हैं। वापस करना। सिस्टम से पुष्टि प्राप्त करने के बाद अजाक्स ने एक ही विचार के साथ एबिसल ड्रेक लॉर्ड की पाश्विक चेतना को छोड़ दिया। रोजलीन, क्या तुम्हारे पास स्वर्गिक पशु लोक से किसी से संपर्क करने का माध्यम है, जैसे तुम्हारे पूर्वज या कोई अन्य वरिष्ठ जानवर? जैसे ही वह पाश्विक चेतना से बाहर आया, अजाक्स ने अपने नए अनुबंधित आत्मिक जानवरों की जानकारी की जांच नहीं की। इसके बजाय उसने भूत नागा रानी से उस माध्यम के बारे में पूछा जो स्वर्गीय पशु क्षेत्र से आरोहित आत्मिक जानवरों के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करने में मदद करता है। मेरे पास ऐसी शक्तिशाली कलाकृतियां नहीं हैं, गुरु। यहाँ तक कि रोसेलिन ने भी कहा कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है, जिस पर एजेक्स ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल आइए उनके बारे में जानकारी की जांच करें। आपका उपहार मेरी रचना के लिए प्रेरणा है, मुझे और अधिक प्रेरणा दीजिए। सृजन कठिन है, मुझे खुश करो। मैंने इस पुस्तक को टैग किया है, आइए और मुझे अंगूठा दिखाकर समर्थन दीजिए। पसंद आया? लाइब्रेरी में जोड़ें। क्या आपको मेरी कहानी के बारे में कुछ पता है? कमेंट करके मुझे बताएं।
विनयराज रहस्यमय चेतना साधना तकनीक 2। यद्यपि अजाक्स इस बात से थोड़ा निराश था कि उसके 2 नए अधीनस्थों के स्वर्गीय पशुलोक में कोई शक्तिशाली पूर्वज नहीं थे, फिर भी वह इस बात से संतुष्ट था कि वे कितने शक्तिशाली थे। जब तक वह अपने असल बीस्ट गॉड के रक्त का उपयोग करता रहेगा, तब तक उनकी युद्ध क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी और वे ब्रह्मांड में लगभग अजेय हो जाएंगे। बेशक अजाक्स को ब्रह्मांड में असली ताकतवरों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी, तथापि जहां तक वह जानता था, उसे विश्वास था कि उसके अधीनस्थ भी उनके बराबर हो सकते हैं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए अजाक्स ने अपने 2 नए अधीनस्थों के बारे में जानकारी की जांच करने का निर्णय लिया। डिंग, आत्मा जानवर का नाम, भूत नागा रानी रोजलिन। साधना, शिखर सम्राट क्षेत्र। दिव्य नियम, दिव्य वायु नियम 20%, दिव्य भूत नियम 25%। कौशल, भूत जहर, नागा की कानाफूसी। रक्तरेखा, स्वर्गीय नागा रानी की रक्तरेखा। डिंग, स्पिरिट बीस्ट का नाम, एबिसल ड्रेक लॉर्ड ओबरॉन। साधना, शिखर सम्राट क्षेत्र। दिव्य नियम, दिव्य पृथ्वी नियम 20%, दिव्य अंधकार नियम 20%, दिव्य ड्रैगन नियम 10%। कौशल, ड्रैगन दहाड़, एबिसल ब्लास्ट, एबिसल अर्थक्वेक। रक्तरेखा, एबिसल ड्रैगन गॉड्स रक्तरेखा। चूंकि वे अजाक्स के अनुबंधित आत्मिक जानवर बन गए हैं, इसलिए सिस्टम उसे अपने 2 आत्मिक जानवरों के बारे में जानकारी देखने देता है। क्रमशः 2 दिव्य नियम और 3 दिव्य नियम। अजाक्स को अपने 2 नए अनुबंधित आत्मिक प्राणियों द्वारा जागृत दिव्य नियमों की संख्या से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जहां तक रक्त रेखाओं का प्रश्न है, तो यह अजाक्स के लिए और भी कम आश्चर्यजनक था, क्योंकि एक बार जब कोई आत्मिक जानवर सम्राट क्षेत्र में पहुंच जाता है, तो वे निश्चित रूप से एक शक्तिशाली रक्त रेखा को जागृत कर देते हैं, और यदि वे पहले से ही एक रक्त रेखा को जागृत कर लेते हैं, तो इसे एक शक्तिशाली रक्त रेखा में उन्नत कर दिया जाता है। दिव्य नियमों में से अभी मैं केवल दिव्य अंधकार में नियमों के साथ ओबरॉन की सहायता कर सकता हूं। वर्तमान में अरॉन के पास बहुत सारे विशालकाय डार्क क्रिस्टल हैं, जिनके साथ ओबसरॉन अपने दिव्य डार्क रूल के जागरण प्रतिशत को बढ़ा सकता है। ओबरॉन, आप इन विशाल डार्क क्रिस्टल का उपयोग अपने दिव्य डार्क रूल के जागरण प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। पहले तो अजाक्स ने सोचा कि ओबरॉन को विशालकाय काले क्रिस्टल देने से पहले वह थोड़ी देर तक उसका निरीक्षण करेगा, हालांकि उसने उन्हें अभी देने का निर्णय लिया क्योंकि वह उससे कुछ लेना चाहता था। विशाल डार्क क्रिस्टल जो दिव्य डार्क रूल के जागरण प्रतिशत को बढ़ा सकते हैं। मैंने उनके बारे में सुना है। ओबरॉन को सुखद आश्चर्य हुआ जब उसने अपने हाथों में क्रिस्टलों को ध्यान से देखा और जल्दी से अजाक्स को धन्यवाद दिया। मास्टर, यहाँ। उसी समय वह अजाक्स के करीब गया और विशेष साधना तकनीक के बारे में जानकारी अजाक्स को हस्तांतरित कर दी। स्वूश। ओबरॉन को ज्ञान हस्तांतरित करने में बस कुछ ही क्षण लगे और फिर उसने कहा, मुझे आशा है गुरु एक आत्मिक जानवर ढूंढ लेंगे जो इस विशेष साधना तकनीक को विकसित कर सके। ओबरॉन वास्तव में विशेष साधना तकनीक के बारे में अधिक जानना चाहता था, और ऐसा करने का सबसे आसान तरीका था कि अधिक आत्मिक जानवरों को इसकी साधना करने दिया जाए। हालांकि वह ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं ढूंढ पाया जो इसे विकसित कर सके। हालांकि ओबरॉन को पूरी उम्मीद थी कि अजाक्स को कोई मिल जाएगा। डिंग, मेजबान के दिमाग में कुछ विशेष साधना तकनीक के बारे में ज्ञान का पता चला।